सुशांत केस में एनसीबी ने तेज की जांच। रिया से करीब 6 घंटे तक आज हुई पूछताछ। कल फिर बुलाई गई रिया। कंगना रनौत और संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज। कंगना ने संजय राउत को लताड़ा, कहा मैं आजाद हूं। कुशीनगर पहुंचे सीएम योगी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लिया जायजा। पीएम मोदी का जताया आभार। आईपीएल के 13वें सीजन का शेड्यूल जारी। 19 सितंबर से होगा शुरू। यूएई में खेले जाएंगे सभी मैच। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच तेज हो गई है और एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने कल भी पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी के अधिकारी संदीप वानखेड़े ने यह बताया है कि रिया चक्रवर्ती से हम पूछताछ कर रहे हैं। आज देरी के कारण पूछताछ पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने ये बताया है कि रिया चक्रवर्ती आज लेट पहुंची थी और कल भी पूछताछ की जाएगी। जानकारी के अनुसार पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की है और रिया ने शौविक के साथ ड्रग्स की चैट को भी सही बताया है। रिया ने यह कहा है कि मैंने ही शौविक के साथ वो चैट किए थे। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने संजय राउत को करारा जवाब दिया है। अब कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो रही है। इस बार एक वीडियो जारी करते हुए कंगना ने कहा है कि संजय जी, मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, मुझे अपने देश में कहीं भी जाने की आज़ादी है, मैं आज़ाद हूं। और साथ ही संजय राउत के बयानों पर भी उन्होंने पलटवार किया है। है और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी, आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हम हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं। आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए। क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद। भारत और चीन सीमा पर तनाव के बीच हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने रूस दौरे के दौरान वहां पर चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघी से मीटिंग की थी और दोनों नेताओं के बीच ये बैठक 2 घंटे 20 मिनट तक चली थी। एससीओ से इतर इस बैठक को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ी भूल बताया है। उनका कहना है कि राजनाथ सिंह को चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। एक ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि हमारे अच्छे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीनी रक्षा मंत्री से मिलने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। भले ही वो मिलना चाहते हों, यह सामूहिक निर्णय होना चाहिए था। मेरी निजी राय है कि चीन के रक्षा मंत्री से मिलना एक बड़ी भूल है। और इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्वीट करते हुए यह कहा है कि चीनी विदेश मंत्री के साथ अगले हफ्ते होने वाली बैठक भी रद्द करने की मांग की। उन्होंने यह कहा है कि भारत को अगले सप्ताह होने वाले चीनी विदेश मंत्री के साथ हमारे विदेश मंत्री की प्रस्तावित बैठक को रद्द कर देना चाहिए। यह बेकार है, क्योंकि भारत चाहता है कि चीन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली कर दिया जाए, और लेकिन चीन इसे भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देता है, इसलिए खाली नहीं करेगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीडीपी में तेज गिरावट को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह कहा है कि जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट का एक बड़ा कारण मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स है। उन्होंने
अर्थव्यवस्था को लेकर के तीसरा वीडियो जारी किया है और वीडियो में राहुल गांधी ने यह कहा है कि जीएसटी गरीबों पर आक्रमण है और छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर, किसान और मजदूरों पर आक्रमण है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट का एक और बड़ा कारण है मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स। इससे बहुत कुछ बर्बाद हुआ है, जैसे कि लाखों छोटे व्यापार, करोड़ों नौकरियां और युवाओं का भविष्य, राज्यों की आर्थिक स्थिति। जीएसटी मतलब आर्थिक सर्वनाश। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने वीडियो में यह कहा है कि जीएसटी यूपीए का आइडिया था, एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण और सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है, 4 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स, जो कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, वो भी इस टैक्स को भर ही नहीं सकते। 4 अलग अलग टैक्स। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच तकरार जो है वो जारी है और हाल ही में कंगना को अपशब्द कहने के बाद से उनकी काफी आलोचना हो रही है। इस बीच संजय राउत ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा है कि पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं, जिस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने तंज कसते हुए ट्वीट कर कहा है कि यही तो दुनिया पूछ रही है, आखिर ऐसा क्या है हवेली में जो आप ड्रग्स, धोखा नामक तूफान के रुख को किसी भी कीमत पर मोड़ना चाहते हो। बता दें कि कंगना और संजय राउत के बीच हुई बयानबाजी से सियासत गरमा गई है। देश में कोरोना महामारी की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 41 लाख के पार पहुंच गई है और वहीं मृतकों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ते हुए 71,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने के साथ ही संक्रमितों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से रविवार सुबह 8 बजे तक जो जारी किए गए हैं आंकड़े, उनके अनुसार बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 90,633 केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,065 मरीजों की मौत भी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार की अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस संक्रमण के 2,973 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 71 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। कुल मामलों की अगर बात की जाए तो संख्या बढ़कर के 1,88,000 तक पहुंच गई है और जबकि कोविड-19 से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर के दिल्ली में 4,538 के पार हो गई है। वहीं शनिवार को प्रदेश में अब तक के सबसे ज्यादा 6,692 नए मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं और अब कुल 59,963 मरीज एक्टिव हैं और मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर के वहां पर 3,843 हो गया है। और पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहां भी लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। बंगाल में शनिवार को 45,781 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 3,042 पॉजिटिव मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो एक डॉक्टर समेत 58 लोगों की वहां मौत भी हुई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सीमावर्ती क्षेत्र धारचूला में भी लद्दाख की तनातनी का असर देखने को मिल रहा है। चीन ने पिथौरागढ़ से लगती सीमा पर भी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है और कल रात चीन लगातार मानव रहित विमान से बॉर्डर की टहल लेता रहा। इस बीच सेना और आईटीबीपी के जवान अलर्ट हो गए हैं और वहीं अनहोनी की आशंका में सीमावर्ती ग्रामीण भी देर रात तक जागते रहे और चीन की तरफ हलचल को देखते हुए भारत भी अलर्ट है। लगातार सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं और वहीं भारत चीन सीमा लिपुलेख के पास भी हलचल अब तेज हो गई है और जानकारी के अनुसार चीन ने कैलाश मानसरोवर के पास लॉन्च पैड तैयार कर मिसाइलें भी वहां पर तैनात कर दी हैं। वहीं भारतीय सेना के जवानों की तैनाती भी सीमा पर बढ़ाई जा रही है। लिपुलेख और लिम्पियाधुरा में जवानों को भेजा जा रहा है, जिनका स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। एलएसी के हालातों पर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल का बयान अब सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। आए दिन सीज फायर वायलेशन करता है। कल सीज फायर वायलेशन में हमारा एक जवान मारा गया और 2 जवान इंजर्ड हुए। इंटरनेशनल कंडेमनेशन और हिंदुस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आएगा जब तक हिंदुस्तान उसके ऊपर इसकी कॉस्ट जो है कई गुना ना बढ़ाए।
अभी समय आ गया है कि हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि उसकी हिम्मत ना हो इस माफी की हर दिन कार्रवाई करना। कल चीन के डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत करते समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा कि चीनी फौज का बिहेवियर खास करके जैसे गलवान में दिखा गया वो सही नहीं था और उन्हीं की बदौलत ये तमाम जो सिचुएशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है। चाइना ने हर प्रकार की जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उनका वायलेशन किया और साफ तौर पर राजनाथ सिंह जी ने बताया कि हम किसी प्रकार से 1 इंच भी अपनी टेरिटरी को चाइना के हाथ नहीं लगने देंगे और चाइना की जो कोशिश है यूनिलैटरली सीज़फायर LAC को बदली करने के लिए उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कांग्रेस सरकार को राजधर्मा की बात कर रहे हैं। अपोजिशन का हक बनता है कि सरकार से हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं जहां तक लद्दाख का सवाल है, लेकिन इस मुद्दे को इस समय उठाना सही नहीं है। 14 सितंबर को पार्लियामेंट सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं और यहां महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। योगी ने कहा कि धर्म हमें कर्तव्यों के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। महंत अवैधनाथ स्वच्छता को प्राथमिकता देते थे। गोरखपुर में जापानी बुखार से पहले सैकड़ों मौतें होती थी और इसको लेकर के हमने काफी काम किया है। गोरखपीठ एक धार्मिक पीठ है। धार्मिक पीठ का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होना है। धार्मिक पीठ का मतलब धर्म हमें सेवा के कार्यों के साथ जोड़ेगा। धर्म हमें लोक मंगल के कार्यों के साथ जोड़ेगा। धर्म हमें सदाचार के मार्ग पर और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर करने के लिए नित्य निरंतर प्रेरित करेगा और इसका कार्य वे लगातार करते रहे। इसके लिए वे लगातार कार्य करते रहे, इसके लिए वे जीवन जीते रहे। सुबह और शाम वह नित्य प्रति उनके जीवन का हिस्सा था। वह एक एक जगह स्वयं घूम करके आते थे, देखते थे, स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे, पूरे प्रांगण को अंदर बाहर पूरी तरह स्वच्छ रखते थे, साफ सुथरा करके रखते थे। और यही स्थिति गोरखपीठ की ओर से बनने वाली संस्थाओं के लिए भी उनका यही आग्रह रहता था, यही आदेश रहता था कि स्वच्छता को पहली प्राथमिकता, जीवन का पहला अनुशासन। दिल्ली सरकार ने पिछले साल की तरह डेंगू के खिलाफ अभियान चलाया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि पिछले साल की तरह 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार करना है और अपने परिवार को, अपनी दिल्ली को बचाना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुबह 10 बजे खुद अपने आवास पर साफ सफाई की और इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे पिछले साल डेंगू के कारण एक भी मौत नहीं हुई, इस बार भी ऐसे ही हमें करना है और महज 10 मिनट में अपने घर की सभी ऐसी जगहों से पानी को बदला जा सकता है जहां भी साफ पानी भरा होता है और ऐसा करने से डेंगू से बचा जा सकता है। सीएम ने सभी से अपील करते हुए कहा है कि अपने घरों पे पानी जमा ना कर होने दे। फिर से बरसातों का मौसम आ गया। सितंबर का पहला हफ्ता है और इस वक्त हम सब लोग जानते हैं कि डेंगू के मच्छर कितने ज़्यादा पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो अपने को, दिल्ली को, अपने परिवार को डेंगू से बचाना है। और जैसे पिछली बार हम सब लोगों ने मिलके एक कैंपेन छेड़ा था, अभियान छेड़ा था, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पे वार। इस बार भी अपने को ये अभियान छेड़ना है। पिछली बार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में एक भी डेंगू की वजह से मौत नहीं होने दी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम सब का। और केवल लगभग 1400-1500 केस डेंगू के हुए थे, जबकि पहले कुछ साल पहले तक 14-15 हज़ार केस हुआ करते थे। तो इस बार भी अपने को पिछले साल की तरह, आज पहला रविवार है, अगले 10 रविवार तक हर रविवार को 10 बजे केवल 10 मिनट लगते हैं। मैंने अभी आपके सामने अपने घर के गमले और वो साफ़ करके दिखाए। 10 मिनट में आप अपने घर में जहाँ जहाँ साफ़ पानी इकट्ठा है उसको उंडेल दो और उसकी जगह पानी बदल दो। हफ्ते में एक बार कर लो।
तो हम अपने आप को, दिल्ली को, अपने परिवार को डेंगू से बचा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि जैसे पिछली बार आप सबने पार्टिसिपेट किया था और दिल्ली को डेंगू से बचाया था। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को सरकारी भाषाओं से अलग कर दिया गया है, जिसका अब जगह जगह पर विरोध हो रहा है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने पंजाबी भाषा को राजकीय भाषाओं की सूची से हटा दिया है। सरकार के इस कदम से पंजाबी भाषा को प्यार करने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। खासतौर से पंजाब के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसी सिलसिले में पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा KP सिंह ने भी इस कार्य की निंदा की है और ANB न्यूज के संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। इस दौरान राणा KP सिंह ने इस मामले पर जम्मू कश्मीर सरकार के इस कदम की निंदा की है। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। जितने भी बड़े माफिया हैं और अपराधी हैं उन पर अब गाज गिर रही है, शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद जो कि एक बड़ा नाम है और विवादित चेहरा है, उसके केस से जुड़ी हुई कई अहम फाइलें ही धूमनगंज थाने से गुम हो गई हैं। बाहुबली अतीक अहमद से जुड़े हुए कई अहम मुकदमों की केस डायरी गुम होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब बड़ा सवाल ये हो रहा है कि ये केस डायरी वाकई कहीं गुम हो गई है या फिर इसे जानबूझकर गायब कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के लिए भी अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज मुकदमों की गायब केस डायरी अब अबूझ पहेली बनती हुई नजर आ रही है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। अतीक अहमद एक बार फूलपुर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के लिए सांसद भी रह चुके हैं। जिसने रिमांड का आदेश दिया है वही आदेश देता है पूछताछ के लिए भी आदेश लेना होता है। हाँ, वो तो चूंकि जुडिशियल रिमांड में है तो जुडिशियल से आदेश दे रहा है, वो दे रहा है लोकल कोर्ट। जो पेंडिंग ट्रायल है वो लोग पेंडिंग विवेचना है वो लोकल कोर्ट में जाएंगे पहले, तो हम आदेश उससे लेते हैं। चुनाव में आदेश नहीं देता है, वो सिर्फ ट्रायल वाले में आदेश देता है, तो उसकी कस्टडी में है। आदेश हमें लेना है दूसरे कोर्ट से, इनमें सब यहाँ का कि यहाँ के मजिस्ट्रेट कह रहे हैं हमारे जुरिडिक्शन है, हमारी रिमांड पे नहीं है। तो इसमें एक और टेक्निकल हर्डल फंसता है कि उनको पहले कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए। कर्नाटक हाई कोर्ट का एक आदेश भी कोर्ट किया है और आदेश कोर्ट करते हुए हमें रिक्वेस्ट करिए कि विशेष परिस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
वहीं यूपी के वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम एक बार फिर से चर्चा में है। विश्वनाथ धाम के निर्माण कार्य की खुदाई के दौरान श्रृंगार जखोरी के पास प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। इसके साथ ही पास में एक स्थान भी मिला है जिसमें गुफा या सुरंग बताया जा रहा है और मामले के संज्ञान में आते ही हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की खुदाई में प्राचीन मूर्ति मिलने की खबर आगे की तरफ फैल रही है। हालांकि इसके तुरंत बाद काम को रोक दिया गया है और मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि अब ASI ने संभाल लिया है। और इसके साथ ही अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने यह अपील की है कि हिंदू के मंदिर को हिंदू को मिलना चाहिए। निश्चित रूप से मेरा तो ये मानना है कि वो मस्जिद है ही नहीं है और जो मंदिर वहाँ पुराने मिले हैं और उसके अवशेष मिल रहे हैं और उसके अंदर से एक रास्ता है तो निश्चित रूप से वो मंदिर में जाने का रास्ता है। हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो मंदिर और मस्जिद का वहाँ कोई विवाद नहीं है। जो मस्जिद है वो मंदिर के ऊपर चढ़ा के बनाई गई है। जब से कॉरिडोर बन रहा है और उस दीवार हटी है तब से कोई भी आदमी अगर वहाँ जाएगा, अंधा व्यक्ति भी जाएगा तो वो बता देगा कि ये मंदिर है। तो इस बात का कोई विवाद नहीं है। हमने लगातार प्रयास किया, अपने मुस्लिम भाइयों से भी, मौलाना मुफ्ती के यहाँ भी जाने का हमने प्रयास किया। हमारी गिरफ्तारी हो गई, दो बार इस आंदोलन में हमारी गिरफ्तारी हुई, हमें जेल भेजा गया, तमाम तरीके से प्रशासन ने प्रताड़ित किया, लेकिन हमें उस बात का कोई गुरेज नहीं है। हम तो बाबा की भक्ति में लीन हैं और हम इस आंदोलन को चलाएँगे चाहे उसका परिणाम कुछ भी निकले। हमारा ये मानना है कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलती की है तो उसका सुधार हमको करना चाहिए। मेरी यही मुस्लिम भाइयों से अपील है बनारस के कि अब कितने प्रमाण आपको चाहिए। सीधे सीधे मंदिर है, मंदिर के अंदर से उस मंदिर में जाने का रास्ता है, तो मस्जिद तो वहाँ है ही नहीं है और मस्जिद तो खुदा का इबादतगाह है। वो हमारा मंदिर तो वहाँ ज्योतिर्लिंग है जो पूरे हिंदुस्तान में 12 है, उस ज्योतिर्लिंग को तोड़ा गया है और कूप में डाल दिया गया है। तो हमारे लिए हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, हमारा ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव काशी के कण कण में शंकर ये कहा गया है, तो भगवान शिव के साथ काशी की जनता कोई भी समझौता नहीं कर सकती है, वहाँ मंदिर होना चाहिए। और ये विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के खुदाई में मिले अवशेष और सुरंग की प्राप्ति के कारण बार बार अखिल भारतीय संत समिति यह कहती रही है शुरू से, और कोर्ट में भी एप्लीकेशन इसी बात का था कि ASI खुदाई करा ले और अगर वह विश्वनाथ मंदिर है, काशी ज्ञानवापी है, तो वो हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए। अयोध्या, काशी और मथुरा, इस 3 से कम पर समझौते का कोई प्रश्न नहीं है। और संत समिति इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करती है कि अचानक खुदाई के दौरान इस प्रकार के अवशेष और सुरंगों का प्राप्त होना, बाबा विश्वनाथ अब स्वयं चाहते हैं कि हिंदू समाज के सामने। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लॉकडाउन के चलते लोगों की खराब हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को एक पत्र सौंप करके तमाम मांगे उठाई हैं और इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर औपचारिक प्रदर्शन भी किया है और सरकार की ओर से कोविड के जो मरीज हैं, कोरोना वायरस से जो संक्रमित हैं, उनके इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दी जा रही धनराशि को सीधा उनके खाते में देने की मांग की गई है, जिससे हर व्यक्ति अपनी पूरी सुविधा के अनुसार इलाज कराकर स्वस्थ हो सके। एक जो मरीजों के कोरोना काल में जाकर मुलाकात भी किए वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। लोग के यही कहना है कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो सीधा जो पैसा इलाज के लिए आ रहा है उन लोगों के खाते में सीधा वो जनता के खाते में आए, जिससे जनता सुचारू रूप से अपना मतलब इलाज करा सके। आज चतुर मजिस्ट्रेट साहब का ज्ञापन दिया, हम लोग DM साहब ने अवगत कराया था। 2-3 दिन से हम लोग लगातार उनसे कांटेक्ट चाहा। उन्होंने हम पर कोई भी जा रहा है, आम जनमानस जा रहा है, उसको कोरोना पॉजिटिव बना दिया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव के नाम पे लंबा खेल खेला जा रहा है और उसी खेल पर समझ लीजिए लोगों का व्यापार बंद है, रोजगार बंद है, सब लोग एकदम गरीबी से गरीबी स्थिति में आ गए, लोगों का व्यापार बंद हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और बनारस की प्रशासन इसको चेत नहीं रही है। बच्चों के फीस माफ़ी के लिए, बिजली के बिल की माफ़ी के लिए, पानी के टैक्स की माफ़ी के लिए आज हम लोग बनारस के जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापन लेकर आए और जिलाधिकारी महोदय स्वयं नहीं आए।
करीब 5.5 महीने के बाद कल यानी कि सोमवार से दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो फिर से पटरी पर दौड़ेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन पहुंच करके तैयारियों का जायजा लिया है और गहलोत ने यह कहा है कि मैं यात्रियों से यात्रा करते समय सभी प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करता हूं, लेकिन मैं लोगों को सलाह भी दूंगा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो मेट्रो में सफर ना करें। सबसे पहले दिल्ली की जनता को बधाई। मुझे बड़ी खुशी है कि 5 महीने के बाद दिल्ली की जनता मेट्रो में सफ़र कर पाएगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी अपील कर रहा हूँ पूरी दिल्ली की जनता को, पैसेंजर्स को, कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करना है, मास्क ज़रूर पहन के रखना है। आपका थर्मल स्क्रीनिंग होगा स्टेशन में घुसने से पहले, तो अगर आपका तापमान ज़्यादा है आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर बैग कैरी कर रहे हैं तो उसको भी सैनिटाइज करना है। आपने अपने चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ENB न्यूज़। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या